नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में आज बिहार का मानचित्र है और उस पर लिखा हुआ है मोदी भरोसे बिहार और बगल में तस्वीर है। दरअसल इस चेहरे का मतलब क्या है, इस तस्वीर का मतलब क्या है, बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसका मतलब क्या है, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द क्यों सिमटता जा रहा है। वही केंद्र में है, वही निशाने पर है, उन्हीं के भरोसे बीजेपी अपना बेड़ा पार लगाना चाहती है। और इन सब के साथ 5 सवाल। सबसे पहले, क्या मोदी के भरोसे ही बिहार जीत सकेगी बीजेपी? क्या ताबड़तोड़ रैलियों से करिश्मा दोहरा सकेंगे मोदी? क्या बीजेपी के पास मोदी के अलावे कोई विकल्प नहीं? क्या बिहार में मोदी का सीधा टकराव लालू यादव से है और मोदी ने नीतीश के सुशासन फैक्टर को बेअसर कर दिया है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन आज सुनाते हैं। दरअसल आज भी 2 रैलियां हुई, कल 4 रैलियां हुई थी। जब चुनाव का ऐलान हुआ था उस वक्त 1 रैली बांका में हुई थी, मिला दीजिए तो 7 रैली। अभी भी 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार थमने को लेकर। कल शाम में थमेगा, 12 को वोटिंग होनी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में जिस तरीके से रैलियां दर रैलियां करते हैं, उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा बिहार चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद ही निकलने वाला है। चर्चा उसी पर होगी कि क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे एनडीए निकल पड़ी है। भीड़ का औसत भी आपको बतलाएंगे, किनकी रैली में कितनी भीड़ आ रही है। लेकिन पहले सुनिए आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के दौरान कहा। ये लालू जी को पूछिए, जरा बिहार के लोग इतना तो पूछिए कि लालू जी इस बार चुनाव के बाहर क्यों है। उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि हिंदुस्तान की न्यायालय ने, कोर्ट ने, न्यायतंत्र ने उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया। क्या किया था उन्होंने? जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े और आज बिहार में जंगल राज लाने के लिए लाल जाजिम बिठा करके दुनिया को समझाने चल पड़े हैं। एक को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया तो किसी जमाने में जिस कांग्रेस पार्टी की 440 सीट हुआ करती थी, उन्होंने 40 पर आकर के रख दिया। कांग्रेस के नेता शकील अहमद साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता सुनील कुलकर्णी साहब जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता पवन वर्मा कुछ मिनटों में जुड़ जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु कुलकर्णी हम भूल गए, सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आप ही से। लग ऐसा रहा है, और चूंकि हम खुद बिहार घूम के आए और हमने रैलियों को देखा, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ही भीड़, बाकी एनडीए के किसी भी नेता की रैली में भीड़ जो है औसतन 5 से भाग दे दीजिए। अगर एक तरफ 10,000 होता है तो मोदी जी की रैली में 50,000 होता है। सब कुछ का केंद्र मोदी ही है और मोदी जी के भरोसे ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रही है, यह मान लिया जाए। सुधांशु जी, देखिए, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं जी, और मैं दोनों का उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो आज के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं कहूंगा समकालीन भारतीय राजनीति में सिर्फ 2 नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री माना, और मोदी जी इकलौते नेता हैं जिनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। पूरी विनम्रता से कहूंगा कि पूरा का पूरा गांधी परिवार पद पर आने के बाद नेता बना, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या स्वर्गीय राजीव गांधी। सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो पद पे आने से पहले देश ने नेता मान लिया और उनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत दिया।
तो इसलिए ऐसा नेता देश के किसी भी अंचल में जाएगा तो जनता में उसके प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण दिखेगा। एक आकर्षण लालू यादव का, एक मिनट आप जिस बात को जिक्र आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र कर दिया। सुधांशु जी हम माने चाहते हैं कि हम लोग बहुत अतीत में कम जाएं, हम लोग आगे ही चलें। बिहार में जो बोलने के तरीके रहे भाषणों के जरिए, उसमें लालू यादव का जोड़ नहीं था। क्या यह ना माना जाए कि पहली बार लालू यादव की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी भी उतर आए? नहीं, देखिए मैं जो बात कर रहा था, बिहार में मोदी जी को केंद्र बिंदु किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं। 2011 में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जिस समय भोज में यदि श्री नीतीश कुमार जी ने शर्त रख दी कि मोदी जी आए को छोड़ के सब आ जाएं, तो आपने वहीं से बिहार के संदर्भ में मोदी जी को केंद्र बनाना शुरू किया। और फिर 2013 में आपने मोदी जी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष मात्र बनने पर गठबंधन तोड़ दिया। तो बिहार की राजनीति में मोदी जी को केंद्र बिंदु में लाकर स्थापित किसने किया? हमारे प्रतिपक्षियों ने, हमने नहीं किया। तो दोनों ही चीजों का परिणाम आज साफ दिख रहा। अब लालू यादव जी की बात पे आ जाइए। लालू यादव जी अपनी एक विशिष्ट शैली से जनता के बीच में अपना एक स्थान बनाते थे, यद्यपि उसमें एक थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि एक विदूषकत्व भी था, जिसको आप लोग बिहार की भाषा में जोकरई कहते थे, परंतु वो एक आकर्षण के केंद्र थे। पर मोदी जी ने उसके प्रत्युत्तर में गंभीर तथ्यात्मक आधार के ऊपर मगर उसी शैली में उसी प्रकार के करारे जवाब देने शुरू किए हैं, जिससे मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का चित्त भ्रमित हो गया है। इसीलिए अब वो नए नए प्रकार के ये शैली और किसी के पास नहीं है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। हो सकते हैं, इसीलिए हमको ये बहस करनी पड़ी मोदी जी के ऊपर। हम यही तो कह रहे हैं, ये शैली किसी के पास नहीं है। ना रामविलास पासवान टिक पा रहे हैं, ना अमित शाह टिक पा रहे हैं, ना मांझी टिक पा रहे हैं, ना कुशवाहा टिक पा रहे हैं, ना सुशील मोदी टिक पा रहे हैं, ना नंदकिशोर यादव टिक पा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि औसतन बिहार पुलिस के जरिए जो जानकारी निकल के आई कि रैलियों में कितने लोग आते हैं, तो बताया गया औसतन 5 से 8 हजार ही चल रहा है जो के तमाम नेता कर रहे हैं वहां पर रैली, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर भी क्यों ना हो। आपने एक अच्छी बात कही कि लालू विदूषक के तौर पर नजर आते थे, हम लोग जोकरई करते थे या जो कहते थे। प्राइम मिनिस्टर इसी रूप में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या सिर्फ भीड़ जमा करना हो गया है स्थिति? इस स्थिति में बिहार चुनाव आकर खड़ा हो गया है क्योंकि कुछ भी बोला जा रहा है। आप इससे इनकार करेंगे? कुछ भी कहा जा रहा है, किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाजपेयी जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा संशोधन करूंगा। यह कहना कि अन्य नेताओं की सभा में भीड़ नहीं हो रही है, यह बात उचित नहीं है। अमित शाह जी की रैली में कितनी भीड़ हुई, अन्य भी नेता हो, राजनाथ जी हो या अन्य भी, उनके भी सभाओं में अच्छी भीड़ हो रही है। तो यह कहना कि हमारे प्रदेश के नेताओं की सभा में बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही है या केवल ये हो रहा है, ये मैं इसे वस्तुस्थिति हम औसत बता रहे थे यथार्थ जी। और दूसरी तरफ भी भीड़ नहीं हो रही है। हम लालू और नीतीश का अभी हमने नहीं बताया शब्द, माने उनके भी उसमें भीड़ नहीं हो रही है। हम ये आपसे बता रहे हैं कि औसत 7 से 8 हजार जो हम बता रहे हैं, औसत बता रहे हैं। कहा कि जैसे जी, दूसरा जो आपने कहा जैसे तरह तरह के जो शब्द निकालने की क्षमता लालू प्रसाद यादव जी की है वो दूसरे में नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा हाँ, इस प्रकार के आक्रामक, नकारात्मक और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने में जो लोग पुराने समय में महारत हासिल किए हैं, चाहे आपने भगवान बुद्ध की वो कहानी सुनी हो या शिशुपाल की कहानी सुनी हो, उन सब लोगों के द्वारा लगातार जब ये किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये इतिहास ने भी दिखाया और आज जनता उस चीज का परिणाम देने में समर्थ है। शकील साहब, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार जिस तरीके की स्थितियों को सुनना चाहता है और बिहार जो राजनीतिक तौर पर सोचता है, ये चुनाव में कम से कम वो नजर नहीं आ रहा है और लग ऐसा रहा है कि जिन शब्दों का मामला विकास से शुरू हुआ, गाय पर आया, शैतान पर चला गया, आज तो ब्रह्म पिशाच शब्द भी आ गया। क्या इस पूरे चुनाव में सिर्फ मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ हम हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं? नहीं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो थोड़ी सी भीड़ आकर्षित कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि उन लोगों ने सिर्फ मोदी जी के पोस्टरों में फोटो है बिहार में, मैं बिहारी से आपके इसमें भाग ले रहा हूं कार्यक्रम में। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता पढ़े लिखे हैं,
अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कह दी कि जवाहरलाल नेहरू भी पद पर आने के बाद देश में पॉपुलर हुए, देश में लोकप्रिय हुए। ये बड़ी हास्यास्पद और छोटी बात कह दी उन्होंने। धन्यवाद देता हूं कि गांधी जी के बारे में नहीं कहा, गांधी जी तो किसी पद पर आए नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कह देते कि वो पद पर नहीं आए लेकिन वो भी पॉपुलर नहीं हुए। तो ये बात सही नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहें कि पद पर आने के बाद वो पॉपुलर हुए देश में, तो ये हास्यास्पद बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तारीफ करनी चाहिए अपने नेता की, वही आजकल सब कुछ देने लेने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ऐसी नहीं जो मर्यादा के खिलाफ हो जाए। जहां तक बिहार के राजनीति की बात है, एक बात सही है कि विकास की बात चल रही थी इस चुनाव में। नीतीश जी भी उसकी बात कर रहे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं हमारे गठबंधन से। मोदी जी भी उसी की बात कर रहे थे। लेकिन भाजपा ने अपना रोल बांट लिया है कि कौन मंडली में सारंगी बजाएगा, कौन हारमोनियम बजाएगा, कौन झाल बजाएगा, कौन मजीरा बजाएगा। और अल्टीमेटली एम सबका वही होता है कि समाज को बांटने वाला राग उससे निकले। मोहन भागवत जी ने अगर ये बयान नहीं दिया होता रिजर्वेशन के विरुद्ध, तो शायद बिहार की राजनीति में वो अभी जो बातें हो रही हैं वो शायद नहीं हो पाती। जो उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बयान दिया, जो रिजर्वेशन के पक्ष के लोग थे उसके फेवर में उठ गए। फिर भारतीय जनता पार्टी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस कहती है रिजर्वेशन पर समीक्षा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रिजर्वेशन लागू रहना चाहिए। हम पूरे उसके शकील साहब हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। एक बात शकील साहब, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। शकील साहब, उसके बाद राग और स्वर बदला है बिहार की इस चुनाव का। उसके बाद उन्होंने धर्म के नाम पर शुरू किया, उसको कटना बांटने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, जिसने बिहार का जो विकास का एजेंडा था इस चुनाव का, उसको बदल कर रख दिया है। चलिए आप अच्छा रुके। रामकृपाल जी एक बात बताइए, इन्होंने जिक्र किया, चूंकि हमारे जहन में तुरंत एक सवाल आया कि आरएसएस के मुखिया ने आरक्षण को लेकर जो बात कही, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संघ के दरबार में इस बात का जिक्र न किया होता कि मैं स्वयंसेवक हूं और वो कहते कि नहीं मैं प्रधानमंत्री हूं, स्वयंसेवकी मैंने छोड़ दी, तो असर कम होता या लगता कि नहीं सब मिला जुला है? देखिए, सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने कहा, संघ ने जो बात आई थी कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, केवल एक बात थी। उस बात को जिस तरह से प्रचारित किया गया, आप ये जानते हैं कि आजकल माहौल जैसे है ना, अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, क्योंकि उसका फायदा उस समय तात्कालिक स्थितियों में लिया जाए कि अर्धसत्य बोलो और जब पूरा लाइन कहो तो उसमें नगाड़ा बजने लगे। ये पॉलिटिकल पार्टी जो इसको इतना बड़ा बना रही हैं, मैं बहुत ध्यान से मीडिया को देखता हूँ, आजकल आपका भी चैनल देख रहा हूँ। जो लोग गए हैं सर्वे करने, उन लोगों ने जब ये सवाल किया तो 50% पॉपुलेशन वहाँ कहती है कि हमने तो इसको सुना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं क्या चीज़ है। तो मैं बताऊं इस समय क्या हो रहा है प्रसून जी, जैसे क्वेश्चन पेपर्स में होते हैं ना, पहले जो सबसे हाईएस्ट मार्क के होते हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है, जो बाकी अरपटे होते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। नहीं, आप कह रहे हैं इशू से उतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं हो पाया। ऑब्वियस है एक बात, चूंकि बीजेपी का एक, देखिए बीजेपी संघ से अलग कभी नहीं रही। जयप्रकाश जी ने जब इसको एक मंच पे लाया था, तब जयप्रकाश जी का ये वाक्य आपको याद होगा शायद, उन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्रीय आरएसएस राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। ये कह करके उन्होंने बीजेपी का माल्यार्पण किया था, जो लाया था, याद होगा आपको? नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए में अभी नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी जो खाली एक समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे अगर बिहार की जमीन पर असर नहीं करेंगे और जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है वो सिर्फ एक सतहीपन है, तो क्या बिहार चुनाव सिर्फ चेहरों को देख रहा है? क्योंकि हमारे पीछे भी एक ही चेहरा लगा है, प्रधानमंत्री मोदी। पवन वर्मा जी, क्या ये मान लिया जाए बिहार का चुनाव चेहरों पर आकर टिक गया है, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरे चेहरे के तौर पर लालू यादव आप कह सकते हैं, हालांकि वो बाहर है लेकिन फिर भी, और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, चेहरों पर ही आकर टिक गया है? नहीं, चेहरा तो बीजेपी ने अपनी पार्टी का केवल नरेंद्र मोदी का बना लिया है। सॉरी, एक और चेहरा है उसके पीछे दिखता है, वो भी गुजरात से है, वो है अमित शाह का। हर होर्डिंग पर दो चेहरे हैं, दोनों ही बिहार के नहीं हैं, दोनों ही गुजरात के हैं। पर मैं दो बातें बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने कहना चाहता हूं। वस्तुस्थिति ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों का भरोसा था, वो वाकई एक विकास पुरुष के किरदार में उभरे थे और बिहार के लोगों ने उनको वोट दिया।
पिछले 18 महीनों में बिहार की ही जनता ने नहीं बल्कि पूरे देश ने यह देख लिया कि वोट बटोरने के समय नरेंद्र मोदी का चेहरा और 18 महीने बाद जब उन वायदों को पूरा करने का आकलन हो रहा है, उन दोनों चेहरे में फर्क है। ये देश जान गया है, नरेंद्र मोदी जी नहीं समझे हैं। तो जब वो बिहार आते हैं और अपनी रैलियों में विकास के बारे में बोलते हैं, कुछ सामने के बैठे हुए एबीवीपी के वर्कर्स तो तालियां बजाते हैं, पर बाकी जनता के मन में घोर संशय है कि ये जो कह रहे हैं वो कभी करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, बिहार में जब वो विकास की बात करते हैं तो उनका मुकाबला होता है ठोस विकास जो नीतीश कुमार का दिखता है बिहार में। तो जब वो रैली में कहते हैं खड़े होके कि आपके लिए सड़कें बनी, और वहां से कई दफे जवाब होती है बनी, आप भी ऐसी आपके घर में बिजली आई, और वहां से जवाब आता आई। तो कहने का मतलब ये है कि लोग उदासीन हो गए हैं नहीं, हम इसको पवन वर्मा साहब, हम ये बात होता आपने ठीक कही, विकास का मुद्दा था। हम फिर एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए ले रहे हैं क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी चुनाव हुआ नहीं जिसने चुनाव पे असर डाला हो। जातीय समीकरण मायने रखते रहे हैं लेकिन चुनाव ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस या कांग्रेस के साथ खड़े नीतीश या लालू हैं, वह जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से क्या ये बिहार की राजनीतिक जमीन को अंतर्विरोध को समझ नहीं पाए। जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है उस मुद्दे का असर चुनावी वोट बैंक पर नहीं पड़ सकता है, कुछ और मुद्दे चाहिए। बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र चेहरा है बीजेपी के पास, एनडीए के पास, और उसी भरे से पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये अभी 7 रैलियां हो चुकी हैं और रैलियां होंगी, और माना जा रहा है कि बिहार में कुल प्रधानमंत्री की 30 रैली होनी है। लेकिन इन सबसे इतर यह भी बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार इस तरीके से उन्होंने अपने रैली को प्लान किया है जिससे सभी 243 सीटों पर दोनों ही रैली कर सके। ये एक सलीका तरीका है। रामकृपाल जी, क्या ये माना जाए वाकई लग ऐसा रहा है कि चेहरे ही महत्वपूर्ण हैं, उसी में से अपने नायक को खोजना है? प्रसून जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी जो 21वीं सदी है, अगर आप 2000 शुरुआत से देखिए, 2004 का इलेक्शन, 9 का इलेक्शन, राष्ट्रीय इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, या उसके बाद के इलेक्शन, सारे इलेक्शन, ये सदी नीतियों की नहीं नायकों की सदी है। क्योंकि देखिए, नीतियों में बहुत ज्यादा फर्क बदल कोई अब नहीं कर रहा है। नायक का मतलब आपका क्या है? नायक का मतलब लीडरशिप, जिसको ये दिखाई पड़ता है। देखिए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, याद होगा आपको 2004। तो ये लीडरशिप आप एक तरफ मोदी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ किसे देख रहे हैं? दूसरी तरफ में बिहार में देखिए लालू है। दोनों देखिए, नीतीश क्यों नहीं है? नीतीश इसलिए नहीं है कि सबको पता है कि लालू रिमोट कंट्रोल की लड़ाई है। ये एक रिमोट कंट्रोल लालू के हाथ में होगा। अगर नीतीश 100 सीटों पर भी जीत जाएं तो भी बिना लालू की 22 सीटों के वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि अगर लालू चाहेंगे ही तो नीतीश मुख्यमंत्री एक रिमोट लालू के हाथ में, दूसरा रिमोट मोदी जी के हाथ में है। जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बात मुख्यमंत्रियों की नहीं है, बात यह है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। प्लीज मुझे अपनी बात। सुधांशु जी, हम उस पर आ रहे हैं। सुधांशु जी, क्या यह मान लिया जाए कि दरअसल इसीलिए मुद्दे बिहार में भाषणों में नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी मुद्दों के साथ एक बड़े कैनवास में चीजों को ले आते थे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, देखिए, यहां पे मैं ये बात जरूर कहूंगा, जो रामकृपाल जी ने बात कही उससे मैं थोड़ी सहमति व्यक्त करूंगा कि दूसरी तरफ से जो मुख्य नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। उसका प्रमाण ये है कि पटना की रैली में अंतिम भाषण किसने दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने। और शकील अहमद जी की पार्टी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कितना विडंबनापूर्ण था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी कम से कम 3 या 4 नेताओं से पहले भाषण दिया, जो शायद कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि जिस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही हो उसका अध्यक्ष या अध्यक्षा इस पे भाषण दे। तो ये साफ दर्शा रहा है कि लड़ाई यदि व्यक्तित्व में देखेंगे तो इधर से कौन है ये तो निर्विवाद आपको दिखाई पड़ रहा है, उधर से कौन है तो श्री लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। हाँ, दिखाने के लिए चेहरा निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी हैं। तो वहां 2 प्रकार के चेहरे हैं, एक खाने के दांत और एक दिखाने के दांत, जो कि मैं
रामकृपाल जी ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं। हाँ, दूसरी बात यहां जो पर एक और बात उन्होंने कही थी कि नहीं, आज के समय में राजनीति में हो गया, मैंने आज आपकी तो थामा सहमति हुनर है हो कि या कुछ हो, बिल्कुल सही मोदी बात ही है। चेहरा है, मोदी ही दिखाने के हैं, मोदी ही खाने के हैं। नहीं बड़े नहीं, मोदी। यहां पे तो हमारे यहां तो इस समय स्थिति यह है कि स्पष्ट रूप से मोदी जी हैं। उनकी भूमिका क्या है ये आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। वहां तो यही समस्या है कि चेहरा कौन है, ये चेहरा है या हकीकत में क्या चेहरा है। जी। भूमिकाएं बाद में तय करिए। शकील साहब, मेरा आप क्या कहना चाह रहे हैं इस वहां तो पे? चेहरे शकील दो साहब हैं। एक मिनट, हम उनका यहाँ जवाब तो ले लेते चेहरा हैं। एक है, भूमिका मेरे के बारे पास में भी हम कुछ आइए। और सोच सकते हैं, आप कुछ और सोच सकते हैं। जी शकील साहब। हाँ, देखिए, वो कह रहे थे सोनिया जी के स्पीच के बारे में। मैं उस मीटिंग में सोनिया जी के साथ ही आया था, उन्हीं के साथ लौटा भी। वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको चूंकि दिल्ली वापस जाना था उसी दिन, और उस मीटिंग से वही अकेले वापस जाने वाली थी, और हवाई जहाज का टाइम 2 बार हम लोगों को बदलना पड़ा। इसलिए वो कांग्रेस ही की पेशकश थी कि सोनिया जी पहले बोल के जाएंगी, मगर बोलने के बाद उन्होंने कहा कि लगता है कि जाने से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। 2 बार हम लोगों ने उनके जहाज का टाइम चेंज करवाया, इसलिए उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, वो कांग्रेस का ही ये था। देखिए, बिहार का चुनाव ठीक ठाक चल रहा था। मोदी जी चुनाव शुरू होने के पहले 2-3 बार आए थे। मोदी जी की सभाओं में भीड़ तो आई, लेकिन भीड़ उत्साहित नहीं थी। उनके प्रश्न पूछने के जवाब में उनके हिसाब से उत्तर नहीं मिल रहा था। तो मोदी जी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने मिलके, ये मोहन भागवत जी उस चुनाव के बाद भी बयान दे सकते थे, सब आरक्षण तो इतने दिन से लगा हुआ था, इन्होंने जान के एजेंडा बदला है। मोदी जी ने ही आरएसएस से कह के एजेंडा बदलाया है कि विकास की बात बिहार के जो नीतीश कुमार जी ने कहा उसकी बात, मोदी जी का अपना जो 1.5 साल का नॉन परफॉर्मेंस है, एक काम नहीं है जो उन्होंने किया हो जो वादे चुनाव में किए थे। तो मोदी जी और आरएसएस ने मिलकर चुनाव का एजेंडा बिहार के बदला है। इस बात को बिहार के लोगों को समझना चाहिए। ना आरएसएस के अध्यक्ष सॉरी माफ कीजिएगा संचालक शकील साहब, चेहरा कौन है? क्या आरएसएस चेहरा आप देख रहे हैं? उसके रिएक्शन में बयान आता, मोदी को चेहरा नहीं मान रहे हैं, आरएसएस को मान रहे हैं अब आप चेहरा। जाहिर है कि बीजेपी को आरएसएस चलाती है, लेकिन इन लोगों ने काम बांटा हुआ है, लेबर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। जैसे अगर फुटबॉल टीम से कर लीजिए तो कौन लेफ्ट खेलेगा, कौन राइट खेलेगा, कौन बैक खेलेगा, कोई सेंटर कर लेगा। तो आपके महागठबंधन में क्या काम बटा हुआ है शकील कौन साहब? झाल बजाएगा, कौन मजीरा बजाएगा, कौन हमारे गठबंधन में है कि हमारा एक नेता हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है नीतीश कुमार जी को कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जीतेगा। अगर हमारा गठबंधन जीतेगा तो नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है। आप याद कीजिए, जितने दिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें 8 साल बीजेपी का समर्थन था, और बीजेपी के ही नेता कहते नहीं अगाते थे कि देश में 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और दूसरे सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छे और विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को छोड़ा है, देश के लोगों को मालूम है और बिहार के लोगों को मालूम है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने देश की एकता अखंडता पे नरेंद्र मोदी जी का जो आज देश का माहौल है, और बिहार के लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पवन वर्मा जी देखिए 2-3 मैसेज निकल के आ रहे हैं। जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तो नीतीश जी के फैसले को सराह रहे हैं। नहीं, ठीक है पवन वर्मा जी, देखिए एक मैसेज ये अगर आ रहा है शकील साहब जो दे रहे हैं कि बीजेपी एक वक्त साथ थी नीतीश कुमार के और अच्छा काम हो रहा था, आप भी मानेंगे कि हाँ ये कहा जा रहा था, तो दूसरी तरफ मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये एक वक्त लोहिया का जिक्र, लोहिया के साथ चलते थे, कभी ये लोग जेपी के साथ चलते थे, अब कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। तो जनता के भीतर ये सारे मैसेज रहते हैं या नहीं रहते हैं, या वो मान के चलते हैं नहीं, ये मायने नहीं रखता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को इन सब बातों पे कोई भी टिप्पणी करना बोलने दीजिए, उसके बाद हास्यास्पद स्थिति है, राजनीति में होता रहता है। लोग आप याद कीजिए कि रामविलास जी मोदी जी को दंगाई बता के गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे और दंगा हुआ तो रामविलास जी हट गए थे, और फिर रामविलास जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वहां पहुंच गए। उस पर मोदी जी को भी कुछ बोलना चाहिए, उस पर भी बोलना चाहिए, और नीतीश कुमार साथ रह गए थे, इस पर भी बोलना चाहिए। अरे उस समय तो नीतीश कुमार जी लगातार सरकार अच्छा, में मैं बने रहे। आपके बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जी पवन जी बोले। बहुत स्पष्ट कहा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था। हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, आप
बोलिए। शकील साहब इजाजत हो तो? इजाजत इसे इजाजत लेनी पड़ रही है। आप मैं ये बिल्कुल कहना इजाजत चाह है, रहा मैं हूं आप ही की तरफदारी कर रहा था। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरे हुए लीडरों की विरासत की दुहाई न दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके पार्टी में तो अभी हैं लोग ऐसे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, बिहारी बाबू, जो कहीं स्टेज पे दिखते ही नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या सोच रहे होंगे जब पीडीपी से इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो इन बातों को छोड़िए, मैं दो बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। अभी रामकृपाल सिंह जी ने कहा कि रिमोट कंट्रोल कहीं और रहेगा, और आजकल उनकी और सुधांशु त्रिवेदी की बड़ी सहमति बनती जल्दी आ रही है। तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। ये मामला बीजेपी सबसे ज्यादा जानती है, यह साफ कर दूं। दूसरी बात, आज क्या हकीकत है प्रसून जी कि बीजेपी ने तो पूरे बिहार प्रदेश का रिमोट कंट्रोल गुजरात भेज दिया है। अब गुजरात चलाएगा बिहार को। यहां पर इतने नेता हैं, एक छोटे मोदी भी हैं और बाकी और हैं, चौबे साहब, गिरिराज सिंह, दूसरे यादव साहब, किसी का चेहरा नहीं। दो आदमियों का चेहरा दिखता है जिनके हाथ में बिहार का रिमोट कंट्रोल है। ये कैसी राजनीति है? ये कौन सा शासन देंगे? ये बिहार कोई छोटा सा। सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं जिस बात का आपने जिक्र किया। सुधांशु जी, हमको लगता है साफ साफ बताइए, रिमोट कहां है? गुजरात में, नागपुर में, दिल्ली में, कहां है रिमोट? देखिए, पवन वर्मा जी ने जिस रिमोट की बात कही, रिमोट का प्रसंग तब आता है प्रसून जी जब कोई चीज प्रत्यक्ष न दिख रही हो, पीछे से हैंडल किया जा रहा हो। यहां तो श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत की जनता के सहयोग के साथ, समर्थन के साथ प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, और उसमें सबसे बड़ा अगर रोल रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से रहा है, जहां से 104 सांसद आए हैं। वरना तो हम कभी स्पष्ट बहुमत की सोच ही नहीं सकते थे। तो पवन जी, यह रिमोट नहीं है, ये तो सीधे कमान हाथ में दी गई है। इसलिए मुझे यहां पर रिमोट का तर्क युक्ति संगत नहीं लगता है। एक मिनट, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वो दूसरी बहस, हमारे यहाँ तो बड़ी टीम की तरह है, कौन लेफ्ट खेलेगा, कौन राइट खेलेगा। जी एक मिनट वाजपेयी जी, एक बात उन्होंने कहा कौन लेफ्ट खेलेगा, कौन राइट खेलेगा, कौन ढोल मजीरा बजाएगा। संज्ञा आप कुछ दीजिए। एक तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मान लिया कि हमारे यहाँ टीम वर्क से काम होता है, मगर उनकी टीम में क्या हालत है, वहां खिलाड़ी मैदान छोड़ के ही भाग जाता है। पता चलता कहां चले गए, विदेश चले गए कैप्टन, क्या गए, ज्ञान प्राप्त करने गए, उससे पहले कहां गए, ध्यान करने गए। तो वहां तो टीम की स्थिति बड़ी विचित्र है कि खिलाड़ी मैदान छोड़ के देश से ही नहीं विदेश में जाके ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने लगता है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, हम एक हम चाहता, टिप्पणी कीजिएगा लेकिन एक सवाल के साथ कीजिए। आपने नायक खोजे, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में बार बार आएगा, अगर आप दो ही नायक को देख रहे हैं और लालू यादव अगर वाकई पावरफुल हैं, तो अगर वो गठबंधन, महागठबंधन जीतता है तो ये संदेश क्या है फिर? प्रसून जी, एक तरफ हाँ, नहीं, मैं मोदी है। मैं एक, चूंकि वर्मा जी ने एक बात कही थी, मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं सवाल के रूप में ही जवाब दे रहा हूं। ब्रेक भी लेना चाह रहे थे। नहीं, गुजरात रिमोट की बात वो कर रहे थे। वर्मा जी को तो, पवन जी को धन्यवाद करना चाहिए उस रिमोट का, जिसके आतंक के चलते बिहार में वो गठबंधन संभव हो गया कि जंगल राज और मंगल राज दोनों को एक मंच पर आना पड़ा। याद कीजिए, अगर ये नहीं होता तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज ये गठबंधन होता? तो जाहिर सी बात है कि इस भय ने, जो भयभीत होकर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, यानी जिस नीतीश कुमार को कांग्रेस 2014 के पहले जंगल राज बोलती थी, एक तरह से कांग्रेस उसकी आलोचना करती थी, आज सब इकट्ठा हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हकीकत देखिए, सब अपने अपने, ये सारे नेता जो है अपनी पार्टियों पर निबंध लिख रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। आज लालू के बिना नीतीश संभव नहीं है। अगर 100 सीटें भी नीतीश को मिल जाएं, हम कह रहे हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मैं वही बता रहा हूं। देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि बिना लालू के, अभी जैसे पवन जी ने शकील जी से कहा ना कि अगर मुझे मौका दें तो नीतीश जी भी यही करेंगे, लालू जी अगर मुझे मौका दे तो मैं ये काम करूं। सम्मान में देखिए, नहीं, मैं वो भी सम्मान में ही कहेंगे,
देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, काशीराम और मुलायम सिंह का एक बार हुआ, नहीं चला। बीजेपी और मायावती का नहीं चला। बराबर के गठबंधन कभी इस देश में 5 साल नहीं चले हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लिख लीजिए इस बात को। हमेशा तब चलते हैं जब एक बड़ा गठबंधन होता है और व्हील बैलेंसिंग की तरह उसमें छोटे छोटे लगे होते हैं। कांग्रेस की बड़ी छतरी रही तो नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह चला ले गए। लेकिन आप याद कीजिए, देखिए पवन जी, ये संकेत दो निकल रहे हैं। एक तरफ ये भी संकेत आ रहा है कि अगर बिहार में आपका गठबंधन जीत जाता है तो यूपी में मायावती और मुलायम भी साथ आ सकते हैं, ये भी एक संकेत है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि यहां बीजेपी के कितने प्रवक्ता हैं, और उसको छोड़ते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब ये 3 पार्टियों का अलायंस होने वाला था तो बीजेपी के लोग कहते थे कि ये अलायंस हो ही नहीं सकता, ये साथ आ ही नहीं सकते। वो आ गए, फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सवाल पे तो जरूर टूट होगी, फूट हो जाएगी, वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पे हो जाएगी, वो नहीं हुआ। अब ये एक खौफ फैला रहे हैं कि सरकार बनेगी, वो हमारी बन रही है तो चल नहीं पाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस महागठबंधन ने बड़े आसानी और सहूलियत के साथ इन सारे हर्डल्स को पार किया है, और नीतीश कुमार इस महागठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं, हमारी सहमति, हमें लगता है इसमें खिलवाड़ की बात नहीं है। ये अतीत के आसरे देखा जा रहा है भविष्य की दिशा में। हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।